नमस्कार। आज का जो टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सीमा एवं सातत्यता। तो ये जो है बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, उसकी लिमिट क्या होती है और उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, सातत्यता, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ये डिफाइन रहता है कि लेट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z बी डिफाइंड बाय z इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल वेरिएबल्स and I is as usual given by iota square equal to -1. Now let a second variable, complex variable w be defined by w equal to u plus iota v, where u and v are real variables, and if there is a relationship between w and z such that to each value of z in a given region of the z plane there is assigned one or more value of w, then w is said to be a function of z defined on the given region. In this case we write w equal to fz. और इसी तरह से यदि किसी सम्मिश्र चर w को किसी दूसरे चर सम्मिश्र चर z का फलन कहलाता है यदि d से z के प्रत्येक मान के संगत w का एक या अनेक निश्चित मान प्राप्त होते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं, संकेत करते हैं w बराबर fz, जहाँ पर w को u प्लस आयोटा v भी लिख सकते हैं और z जो होता है वो x प्लस आयोटा y है। तो u और v जो है दोनों ही x और y के वास्तविक चरों के फलन हैं, जिन्हें u(x,y) तथा आयोटा v(x,y) से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से w को u प्लस आयोटा v या w इक्वल टू u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y) भी लिखते हैं। तो इस तरह से तो ये जो है w जो है वो है फंक्शन z का या u और v का। तो पुनः यदि z के प्रत्येक मान के संगत w का केवल एक मान ही प्राप्त होता है तब तो w को कहते हैं z का एक समान यूनिफॉर्म या एक मानी फलन। और यदि एक z के लिए w के एक से ज़्यादा मान मिलते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि ये बहुमानी या अनेक मानी मेनी वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट एज एन एग्जाम्पल कंसिडर w इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z विच इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z, दैट इज राइट हैंड साइड कैन बी कंप्यूटेड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z, देन रिमेम्बरिंग दैट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देयरफॉर w इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो u हम रख रहे हैं यहाँ पर u का मान, u और v को तो z को रख रहे हैं, तो w x प्लस आयोटा y स्क्वायर माइनस x प्लस आयोटा y, क्योंकि w का जो मान था वो था अपने पास z स्क्वायर माइनस z। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy माइनस y स्क्वायर माइनस x माइनस आयोटा y। सो सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग अलग करने पर हमें मिल जाएगा u बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू 2xy माइनस y अर्थात। और फिर पर्टिकुलर केस है कि इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ u इज 4 माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 7 एंड v इक्वल टू 12 माइनस 3 अर्थात 9। तो इस तरह से w का जो मान है फॉर इस पर्टिकुलर वैल्यू z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा के लिए w का मान हमें मिलेगा इस फलन के लिए w बराबर -7 प्लस 9 आयोटा। अब हम देखेंगे कुछ सिंपल एलिमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन या प्रारंभिक सम्मिश्र फलन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल। तो w इक्वल टू a0zn प्लस a1
Zn-1 plus so on an-1 z plus an, where n belongs to n and a0 is non-zero, and here यहाँ पर a1 a2 an जो है आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। तो ऐसा जो बहुपद होता है इसको n घात का बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर a0 जो है वो नॉन जीरो है, तो ये एक बहुपद फलन है। सेकंड वन, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, परिमेय बीजीय फलन। तो इसके लिए हम ले रहे हैं w बराबर पी जेड अपॉन क्यू जेड, वेयर पी जेड एंड क्यू जेड आर पॉलिनोमियल्स एंड इन पर्टिकुलर क्यू जेड शुड बी नॉन जीरो। तो पी जेड और क्यू जेड दोनों ही पॉलिनोमियल है, तो इनका जो रेशनल बनेगा, परिमेय संख्या बनेगी पी जेड अपॉन क्यू जेड, इसको कहते हैं रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। थर्ड है, तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातांकीय फलन। तो w बराबर ई पावर जेड या ई पावर एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसको खोलने पर ये मिलेगा हमारे को ई एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इसी तरह से a पावर जेड इक्वल टू ई पावर जेड log a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर r। थर्ड वन जो है वो है चौथा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। साइन जेड जो है ये इसके इक्वल होता है ई आयोटा जेड माइनस ई माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, एंड कोस जेड की जो मान होता है वो होता है ई आयोटा जेड प्लस ई माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। तो ये साइन और कोसाइन फंक्शन है। इसी आधार पे हम टेन अदर फंक्शंस जो होते हैं, टेन, सेक और कोट भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब अगला जो है वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस या अतिपरवलयिक फलन। तो साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन 2, एंड कोस हाइपरबोलिक जेड का जो मान होता है वो होता है ई जेड प्लस ई माइनस जेड अपॉन 2। एंड लास्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस, लघुगणकीय फलन। तो w इक्वल टू लॉग जेड, या अपन जेड को खोलने के बाद हमें प्राप्त होगा दिस लॉग जेड इक्वल टू लॉग आर प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पर n को हम अलग अलग मान रख सकते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और r जो होता है वो होता है z का मॉडुलस, r इक्वल टू मॉडुलस z, एंड थीटा जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड z। तो इस तरह से हमने ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस थे, इनको देखा है। अब हम इसका फंक्शंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला फंक्शन हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 1, फॉर विच वैल्यू ऑफ z इज w इक्वल टू 1/z डिफाइंड एंड इट्स बी पार्ट, इसका जो बी भाग है, फॉर दीज वैल्यूज ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ u एंड v एंड इवेल्युएट w व्हेन z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। सो इसका जो सॉल्यूशन है हल इस तरह से है कि ए पार्ट के लिए कि w इज डिफाइंड फॉर ऑल z नॉन जीरो, z इक्वल टू 0 के अलावा और सभी बिंदुओं के लिए ये जो w फलन है w इक्वल टू 1/z, तो ये हमेशा डिफाइंड है। w बराबर 1/z जो फलन है z नॉन जीरो के लिए डिफाइंड है, केवल 0 पर ही है, डिफाइंड नहीं है। इसका जो हम हल करेंगे तो इसको हम u प्लस आयोटा v, u v के मान निकालने के लिए इसको हल कर रहे हैं कि u प्लस आयोटा v बराबर 1/x प्लस आयोटा y। तो इसको रेशनल करने के लिए x माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा u बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v बराबर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पर्टिकुलर केस जब z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा y 2 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर x हो जाएगा हमारे पास 2 और y मिल जाएगा -1। तो इनके मान रखेंगे हम, तो u हमें मिल जाएगा
2/5 एंड v मिल जाएगा 1/5। तो इस तरह से w का जो मान है वो मिल गया हमें 2/5 प्लस 1/5 आयोटा। तो अब हम डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन या फलन की सीमा। तो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि द लिमिट ऑफ w इक्वल टू एफ जेड ए जेड इक्वल टू z0 इज ए नंबर l such that modulus of the f z minus l can be made as small as we wish by making modulus of the z minus z0 sufficiently small. In some cases, the limit is simply f z0, as is the case for w equal to z square minus z. For example, the limit of this function as z tending to iota is f iota बराबर -1 minus iota. There is a fundamental difference from the function of a real variable. There we could approach a point on the curve y equal to gx either from the left or from the right. When considering the limits of gx at such points, with the function fz, we are allowed to approach the point z equal to z0 along any path in the z plane. So we require merely that the distance mod z minus z0 decreases to 0. तो रियल नंबर के लिमिट में और कॉम्प्लेक्स नंबर की लिमिट में डिफरेंस है कि रियल नंबर में या तो लेफ्ट से या राइट से, क्योंकि वन डायमेंशनल है तो लेफ्ट या राइट से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 2D या कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन जो है वो 2D के अंदर आता है, तो इसमें हम किसी भी दिशा से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी परिभाषा हिंदी में कि माना फलन एफ जेड एक मानी है तथा जेड इक्वल टू z0 के एक प्रतिवेश में या z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित है, तब एक संख्या l एफ जेड की z बराबर z0 पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे कि मॉडुलस ऑफ द एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि 0 इज लेस देन z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है लिमिट की कि यदि ऐसा कोई मान हो l जो मॉडुलस एफ जेड माइनस एल जो है अपन एप्सिलॉन से स्मॉल हो जाए, जबकि मोड जेड माइनस z0 जो है वो डेल्टा से स्मॉल रहे, छोटा रहे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। तो कंसिडर द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड बार अपॉन जेड। यहाँ पर जो हम फंक्शन ले रहे हैं एफ जेड बराबर जेड बार अपॉन जेड, तो इसकी हम लिमिट देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी क्या लिमिट हो सकती हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस मूविंग टुवार्ड्स द ओरिजिन फ्रॉम द राइट, तो z इक्वल टू एक्स है एंड z बार इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से एफ जेड का जो मान मिल जाएगा सो दैट एफ जेड इक्वल टू 1 विच इज द लिमिट एज z टेंड्स टू 0 अलोंग दिस पाथ रियल लाइन। हाउएवर वी कैन अप्रोच from another path if instead of approaching this path we approach from the imaginary axis y axis, then the value of z is iota y and then z bar equal to minus iota y. Therefore f z equal to z bar upon z equal to -1, which is the limit as z tends to 0 along this path. Since these two limits 1 and -1 are distinct, therefore limit z bar upon z does not exist. So we cannot assume that the limit of a function fz as z tends to z0 is always independent of path so chosen. So now we define the continuity of a फंक्शन या फलन की सातत्यता। तो द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट z इक्वल टू z टेंड्स टू z0 इफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट वन एफ z0 एग्जिस्ट एंड सेकंड वन
that limit of the z tends to z0 fz exists and is equal to fz0 if any function, complex function, satisfied these two conditions, then we say that the function is continuous at z equal to z0। या हिंदी में माना फलन एफ जेड एक समवृत्त परिबद्ध प्रांत डी में परिभाषित है, तो तब हम एफ जेड के किसी बिंदु जेड जीरो पर संतत कहलाता है यदि किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा हमें ऐसा मिल जाता है ग्रेटर देन जीरो के लिए कि फॉर मॉडुलस ऑफ द एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड जीरो इज लेस देन जेड माइनस जेड जीरो मॉडुलस लेस देन डेल्टा। तो तब हम कहते हैं कि अर्थात एफ जेड जो है जेड जीरो पर संतत हैं, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो। कोई भी फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो हम जो है इसकी डिसकंटिन्यूटी किस तरह की होती है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रांत डी के जिन बिंदुओं पर एफ जेड जो है संतत नहीं होता है तो वे बिंदु एफ जेड के असंतत्य पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। और यदि लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो, एफ जेड तो विद्यमान है परंतु लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड जो है वो एफ जेड जीरो के बराबर नहीं हो तो ऐसी जो असांतत्य होती है डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं अपने असांतत्यता या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि जहाँ पर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एग्जिस्ट तो है लेकिन वो एफ जेड जीरो के बराबर नहीं हो, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या अपने असांतत्यता। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लिमिट का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एफ जेड फंक्शन जो ले रहे हैं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9, और इसकी लिमिट हम देखना चाह रहे हैं एज जेड टेंडिंग टू आयोटा, देन एफ जेड टेंड्स टू एफ आयोटा हियर आयोटा स्क्वायर प्लस 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 9 अर्थात 3/8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू आयोटा। हाउएवर व्हेन जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 देन और जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, देन नाइदर f3 आयोटा नोर f माइनस 3 आयोटा एग्जिस्ट। सो थस जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 इज डिसकंटिन्यूड एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। So it is easily shown that these are the only points of the discontinuity. तो अब हम इसका क्राइटेरिया जो है वो देखेंगे कि किस तरह से इसको अलग अलग रियल और काल्पनिक भागों, वास्तविक भागों में और काल्पनिक भागों में बांट करके भी इसकी संततता देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये एक थ्योरम है कि कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या वास्तविक और काल्पनिक भागों के पदों में सातत्यता, कि द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट जेड जीरो इक्वल टू एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो if and only if u x y and v x y are both continuous at the point x0 y0, या फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी बिंदु जेड जीरो बराबर एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो पर संतत हैं यदि और केवल यदि ये फलन यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों एक्स जीरो वाई जीरो पर संतत हों। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि पहले मान रहे हैं इम्प्लाइज पार्ट, माना एफ जेड जो है जेड जी बिंदु जेड जीरो पर संतत हैं, तब किसी भी स्विच चयनित एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत हमें डेल्टा ऐसा मिल जाएगा ग्रेटर देन जीरो कि मॉडुलस ऑफ द यू एक्स वाई
minus ux0y0, this is less than modulus of the fz minus fz0 and which is less than epsilon. Similarly, vxy minus vx0y0 is less than equal to fz minus fz0 and this is less than epsilon. तो जबकि जो मॉडुलस z माइनस z0 का जो मान है वो हम ले रहे हैं, मॉडुलर वो होता है अंडर रूट x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये uxy और vxy दोनों ही फलन जो हैं किसी एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा मिल गया हमें कि ये जो है क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है, इसलिए uxy और vxy जो है दोनों ही संतत हैं x बिंदु x0 y0 पर। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं, इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, कि माना दोनों ही वास्तविक फलन जो है uxy तथा vxy जो है x0 y0 बिंदु पर संतत है, तब हमें किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा प्राप्त होगा कि मॉडुलस ऑफ द uxy माइनस ux0 y0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 तथा vxy माइनस vx0 y0 मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो अब हम इनको सम कर लेंगे, जबकि मॉडुलस z माइनस z0 का जो मान है वो है हमारे पास अंडर रूट x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे fz माइनस fz0 को। तो fz माइनस fz0 को, तो fz का मान होता है हमारे पास u प्लस आयोटा v, यानी कि uxy प्लस आयोटा vxy एंड fz0 का मान हो गया ux0 y0 माइनस आयोटा v x0 y0। तो इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं इस तरह से कि uxy माइनस ux0 y0 प्लस vxy माइनस vx0 y0। तो ऊपर के समीकरण से ये मान हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी कि एप्सिलॉन, जबकि z माइनस z0 जो है वो लेस देन डेल्टा है। तो इस तरह से हमें किसी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जा रहा है कि मॉडुलस fz माइनस fz0 जो है लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस तरह से फलन fz जो है बिंदु z0 पर संतत है। तो अगला जो पार्ट है इसका, अगला टॉपिक, तो पांचवा जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, कि अनुक्रम के अभिसरण के रूप में सातत्यता किस तरह से होती है, वो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इफ ए फंक्शन fz डिफाइंड इन ए डोमेन d इज कंटिन्यूस एट पॉइंट z0 बिलोंग्स टू d इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस zn in d converges to z0, the corresponding sequence fzn converges to fz0। तो किसी भी प्रांत d में परिभाषित फलन fz d के किसी बिंदु z0 पर संतत होता है यदि और केवल यदि d में कोई अनुक्रम zn जब z0 को अभिसरित करे तो संगत जो अनुक्रम है fzn वो fz0 को अभिसरित करे। तो ये जो फलन है z0 पर संतत होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका जो है वो प्रूफ हम देखते हैं। तो माना फलन fz जो है z0 पर संतत है, तब सातत्यता की परिभाषा से किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा प्राप्त होगा कि मॉडुलस fz माइनस fz0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉडुलस z माइनस z0 ग्रेटर लेस देन डेल्टा है। तो अब हम d में कोई अनुक्रम ले रहे हैं zn जो z0 को अभिसरित होता है डेल्टा के संगत। तो ऐसा डेल्टा के संगत एक n0 बिलोंग्स टू n हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ द zn माइनस z0 लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो इस तरह से तो कंटिन्यूटी की परिभाषा से fzn माइनस fz0 जो है वो हमें मिल जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि सीक्वेंस जो है एफ जेड एन वो एफ जेड जीरो को अभिश्रित हो रहा है। इसका जो कन्वर्स पार्ट है, रिवर्स पार्ट, वो हम ले रहे हैं कि माना एफ जेड जेड जीरो पर कंट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे कि एफ जेड जेड जीरो पर संतत नहीं है, तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एफ जेड जीरो का एक प्रतिवेश नेबरहुड ऐसा प्राप्त होगा, एन एप्सिलॉन एफ जेड जीरो ऐसा विद्यमान होगा कि इसमें जेड जीरो के किसी भी प्रतिवेश का प्रतिबिंब पूर्णतया अंतर्विष्ट नहीं है। परिणामतः जेड एन बिंदुओं का ऐसा अनुक्रम जेड एन प्राप्त किया जा सकता है कि जेड एन बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन एफ जेड जीरो इंटरसेक्शन डी तथा एफ जेड एन डज नॉट बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन एफ जेड जीरो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुक्रम जेड एन जो है वो तो जेड जीरो को अभिश्रित होता है, परंतु अनुक्रम एफ जेड एन जो है वो एफ जेड जीरो को अभिश्रित नहीं हो रहा है। तो ये एक विरोधाभास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जेड जो है जेड जीरो पर संतत है। लास्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, कि या एक समान संततता। तो a function fz in the domain D is said to be uniformly continuous if corresponding to every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for any 2 points z1 and z2 of D modulus of the fz1 minus fz2 is less than epsilon, जबकि whenever mod z1 minus z2 less than delta। तो अर्थात इसकी परिभाषा है फलन एफ जेड प्रांत डी में एक समान संतत कहलाता है यदि प्रत्येक स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो विद्यमान है कि डी के किन्हीं दो बिंदुओं z1 z2 के लिए मोड एफ जेड 1 माइनस एफ जेड 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉडुलस z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। तो एक समान संततता या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं होती है, दो पॉइंट वेरिएबल, दोनों ही पॉइंट जो होते हैं z1 और z2 वो दोनों ही पॉइंट वेरिएबल रहते हैं। तो ये कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस रहता है। तो आज हमने जो टॉपिक देखा है इसके अंदर फंक्शन, उसकी लिमिट और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में अध्ययन किया है, और इसकी ज़्यादा जानकारी और उदाहरण किसी भी रेफरेंस बुक में देखे जा सकते हैं। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स में। धन्यवाद, थैंक यू।